तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो स्वेलो स्टार 2 ऑरिजिन लैंड के चैप्टर नंबर 450 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देख रखा कि कैसे लू फेंग लैंड ऑफ ऑरिजिन के कोर एरिया में आ चुका था, जहाँ पे लू फेंग के पास एक बहुत ही बेहतरीन मौका आ चुका होता है, जिसके साथ हमें लू फेंग को दिखाया जाता है, जिसकी नज़र अभी उन्हीं 34 काइंड्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव पावर्स की तरफ ही होती है। वो उनके एसेंस को ही तराश रहा होता है, क्योंकि फिलहाल में लू फेंग को वो बड़ी अच्छी से दिखने लगी हुई होती है। अब यहाँ पे हमें फिर से बकवास से बताया जाता है, मतलब रिपीट करके सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि कैसे लू फेंग का एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस में आने का मेन वजह होता है यहाँ के अपने डॉ ऑफ डिस्ट्रक्शंस को प्रोफाउंड करना, उसको और भी बेहतरीन बनाया। उसने कभी ये नहीं सोचा था कि उसके पास ऐसा मौका भी आ सकता है। प्रीवियसली लू फेंग ने रियलम इनवॉइस के द्वारा अपने रिलेंटली अटैक से डिस्ट्रक्शंस के बारे में सीखा भी होता है। उसने डिस्ट्रक्टिव पावर्स के मिस्ट्रीज को भी कॉम्प्रिहेंड करना शुरू कर दिया होता है, लेकिन उस वक्त लू फेंग ज़्यादा कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाया होता है। रियलम इनवॉइस के अटैक से कोई घंटा ही सीख पाएगा, इसलिए लू फेंग वहाँ पे जितना हो सके उतना ही सीख पाया होता है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्स होते हैं उसके अंदर सारे मिस्ट्रीज बड़ी आराम से दिख रहे होते, पूरी की पूरी क्लिस्टर क्लियर की, जैसे लू फेंग उन सारे मिस्ट्रीज को देख पा रहा होता है। अब ये भी बताया जाता है कि लू फेंग ने जितनी डॉ ऑफ डिस्ट्रक्शंस को कॉम्प्रिहेंड कर रखा है वो काफ़ी होती है एक हिनवन ब्लेड डॉ को क्रिएट करने के लिए, लेकिन जितनी ज़्यादा एक्यूमुलेशंस होगी, जितनी डीपर होगी, उतना ही उसके क्रिएशंस का रास्ता आसान होता जाएगा। अब यहाँ पे लू फेंग इन सब के बारे में बात कर रहा था। लू फेंग उनको देखते हुए कहता है कि उन 34 लुमिनस ऑर्ब्स में हर एक में एक सिंगल डिस्ट्रक्टिव पावर्स की मिस्ट्रीज मौजूद हैं, और वो डिस्ट्रक्टिव पावर्स को कैसे अचीव करना है ये सभी दिखाती हैं। अब लू फेंग उनमें से 34 लुमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें से 19 को देखता है तो उसे पता चलता है कि यार जो 19 लेवल उसने पास कर रखे हैं ना अभी तक, तो शुरुआत के 19 आवर्स में वही सेम टू सेम डिस्ट्रक्टिव पावर्स होती है। मतलब लू फेंग में जो पहले एपिसोड्स, मतलब पहले लुमिनस पहले लेवल में गया था तो वहाँ पर उसको अलग मिली थी पावर्स, डिस्ट्रक्टिव पावर्स। वहीं पे लू फेंग दूसरे लेवल में गया था तो उसे डिस्ट्रक्टिव पावर्स दूसरी दिखी थी। हर एक लेवल में अलग अलग हो रही थी, जहाँ पे कुछ में सेवरिंग पावर, कुछ में डिस्ट्रॉइंग पावर्स, कुछ में एनिलेशंस, ये सभी दिखे रहते हैं। लू फेंग 19 लेवल तक पास हो चुका था, तो लू फेंग को सारे डिस्ट्रक्शंस के बारे में अच्छे से पता होता है। वो 19 ऑप्स उन्हीं डिस्ट्रक्शंस को रिजेंबल कर रही होती है। लेकिन ये देखकर लू फेंग यहाँ हैरान हो जाता कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो 34 ऑप्स है वो एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस के इंटायर लेवल को शोकेस करता है। इसका मतलब ये हुआ कि एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस के अंदर टोटल में 34 लेयर्स मौजूद है। लू फेंग इन सब के बारे में सोचने लगता है, वो इन्हीं के मिस्ट्रीज के फोकस में चला जाता है। इसके साथ वहाँ पे लू फेंग उन सारे ऑब्स को ऑब्जर्व करना शुरू करता है, उनके मिस्ट्रीज को सीखना शुरू करता है, और लगभग सीखते सीखते 30 एपोज का टाइम पलक झपकते ही बीत जाते हैं। मतलब लू फेंग यहाँ पर भी कल्टीवेशंस करना शुरू कर देता है, क्योंकि यहाँ पर कल्टीवेशंस के लिए बहुत बड़े बड़े रास्ते होते हैं। अब लू फेंग ने ऑलरेडी उनके सारे डिस्ट्रक्टिव पावर्स को ग्रैप्स कर लिया होता है, सब चीज़ों को अपना लिया होता है। इसके बाद लू फेंग फिर से उन 34 लुमिनस ऑब्जेक्ट्स की तरफ देखना शुरू करता है, जहाँ पर वो देखता है कि कैसे ये 34 लुमिनस ऑब्जेक्ट्स पूरे के पूरे डिस्ट्रक्टिव माउंटेन्स के लेयर की जैसे बनी हुई थी। जैसे ह्यूमंस के अंदर नसें मौजूद है ना, तो वैसे ही ये सारे 34 लुमिनस ऑब्जेक्ट्स पूरे माउंटेन के लेयर्स में बटे हुए हैं, और ये किसी नेटवर्क लग रहे थे, किसी नसों की तरह नेटवर्क से जुड़े हुए होते हैं, और ये परफेक्टली फिट कर रहे होते, और ये एक ही बनकर, मतलब पूरी की पूरी माउंटेन एक बॉडी है, तो ये 34 ऑफ नस की तरह काम कर रही होती है। जिसके साथ लू फेंग के मन में एक ख्याल आता है कि कैसे इनेट लाइफ फॉर्म के अंदर भी लाइफ कोर होती है। मतलब इस एपिसोड्स में ना बहुत ही बकवास किया गया है, मतलब एकदम से लगता है कि एपिसोड्स को बदल के किसी और चीज़ के साथ जोड़ दिया गया है। टॉपिक कुछ और था और कुछ और में ले जाया गया है। अब इसी के साथ लू फेंग उन कोर के बारे में बात करना शुरू करता है, जिसका कोई लेना देना ही नहीं था वैसे देखा जाए तो। जिसके साथ लू फेंग कहता है कि ये लाइफ कोर, इसके अंदर कई सारे मिस्ट्रीज मौजूद होते हैं, जिससे कि आप किसी चीज़ को क्रिएट या फिर उसके अंदर मिला जुला सकते हैं। लू फेंग ये भी सोचता है कि जो डिस्ट्रक्शंस की लॉ फोकस होती है वो किसी लाइफ कोर के अंदर ही जाती है। एक लाइफ कोर के अंदर डिस्ट्रक्टर सिर्फ डिस्ट्रक्टिव पावर्स होगी, वो भी कोर के अंदर
तो उसके अंदर भी मल्टीपल मिस्ट्रीज का होना जरूरी है। लूफिंग उन्हीं 34 डिस्ट्रक्टिव पावर्स को देखना शुरू करता है, उसे समझ में आता कि हम ये 34 के 34 एक साथ जुड़े हुए हैं। ऑफ कोर्स यही सबसे मोस्ट परफेक्ट सिनारियो होता है, जिसके साथ लूफिंग को ये भी रियलाइज होता है कि क्यों कि ह्यूमन एंसेस्टर्स के लिए यही सबसे बड़ा रास्ता होता है, क्यों उनके लिए सूट करता है, प्रैक्टिशनल लॉर्ड्स के लिए नहीं। अब देखो, आपको मैंने ऑलरेडी दो चीज़ के बारे में बता रखा है कि हाईएस्ट लेवल पावर अलग होती है और ह्यूमन लेवल डॉ वो चीज़ अलग होती है। हाईएस्ट लेवल पावर्स इन ह्यूमन एंसेस्टर्स के लिए काम आती है, वहीं पे ह्यूमन डॉग्स अपने प्रैक्टिशनर्स के लिए काम करती है। तो आगे चलकर कंफ्यूज फिर से मत होना, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत उसके बारे में भी बताया गया होता है, जिसके साथ हमें ये बताया जाता है कि ह्यूमन एंसेस्टर्स अपने लाइफ कोर के साथ ही जन्म लेते हैं, जो कि नेचुरली फॉर्म होते हैं और वो इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस में न्यूच्योर किए जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ कोर के अंदर मल्टीपल मिस्ट्रीज मौजूद होते हैं। और कॉमन तो ये होता है कि कई में डजन्स ऑफ मिस्ट्रीज तक मौजूद होती है, लेकिन प्रैक्टिशनल लॉर्ड्स को खुद से उन मिस्ट्रीज को कॉम्प्रीहेंड करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल ह्यूमन लेवल डॉ को कॉम्प्रीहेंड करना ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट की तरह मानी जाती है। लूफिंग सोचते हुए कहता है कि हाँ, ये सही भी है, क्योंकि मिस्टीरियस लैंड्स के अंदर सिर्फ हाईएस्ट लेवल पावर्स ही मौजूद होते हैं। यहाँ पर किसी भी मिस्टीरियस लैंड के अंदर एक सिंगल ह्यूमन लेवल डॉ मौजूद नहीं है, मतलब पूरे के पूरे इन्फिनाइट स्पेस में कह सकते हो सिर्फ हाईएस्ट लेवल पावर्स ही मौजूद हैं। ह्यूमन लेवल डॉज वो सिर्फ अपने प्रैक्टिशनल लॉर्ड्स ही कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर होता है, क्योंकि अपने ह्यूमंस यहाँ से काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे है हेल फायर प्रिजन वर्ल्ड मिस्ट्रीज लैंड के बारे में बताया जाता है कि उसके अंदर भी 12 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ सुप्रीम लेवल फायर पावर्स मौजूद होती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती हैं। मतलब कि यहाँ पे मिस्टीरियस लैंड्स इन सभी चीज़ों के बारे में भी बता रही होती है। अब यहाँ पे लाइफ कोर उन सारे मिस्ट्रीज को सपोर्ट करती है और लूफिंग इन्हीं सब के बारे में सोचने लगता है। ऐसी कई सारी चीज़ें वहाँ पे बताई जाती हैं, जो कि नहीं बताना भी जिसके साथ हमें बाकी के और भी टेरिटरी के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे एक में ब्लड ट्रेन टेरिटरी भी होती है, जिसके अंदर वही 3 पावर्स होते हैं और विदाउट डाउट ये सारी चीज़ें होती हैं। मिस्ट्री लैंड सिर्फ हाईएस्ट लेवल पावर्स को इनिशिएट किया करती हैं, वहीं पे डॉज खुद से बनाना पड़ता है। डॉज एक फंडामेंटल रूल्स और लॉज की कलेक्शंस होती हैं और ये इन्हें खुद से बनाना पड़ता है। ये आपको न्यूच्योर पहले से ही नहीं मिलेगी विरासत से, बल्कि आपको इसको खुद से कमाना होता है। इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस के अंदर ह्यूमन लेवल डॉज काफ़ी कम मौजूद हैं और यहाँ पर ऐसे डॉज का आना बहुत ही कम होता है। वहीं पे हाईएस्ट लेवल पावर्स की बात करें तो यार ये हमेशा से एग्जिस्ट किया करती है। लूफिंग यहाँ पे कहता है मेरे पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो यहाँ पे अलग ही होती है। ह्यूमन एंसेस्टर्स और मिस्टीरियस लैंड दोनों एक जैसे ही होते हैं। देखो, ह्यूमन एंसेस्टर्स और मिस्टीरियस लैंड ये दोनों हाईएस्ट लेवल पावर्स को लेकर जन्म लेते हैं, तो ये सारे एक ही जैसे ही होते हैं। वहीं पे प्रैक्टिशनर्स उनके पास थोड़ी सी एडवांटेज कम होती, उन्हें ह्यूमन डॉज को कॉम्प्रीहेंड करना पड़ता, जो कि इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। लूफिंग वही बकवास करता है, मतलब कि यहाँ पे आप लोगों ने पहले भी ये सारी लाइनें सुन लिया होगा कि कैसे अपने प्रैक्टिशनर्स इतनी मेहनत करते हैं, इतना आगे बढ़ते, इतना सब किया करते हैं। लूफिंग कहता है कि प्रैक्टिशनर लॉर्ड्स हम लोग सच में काफ़ी फॉर्मिडेबल बेंग से, क्योंकि हमने इतना सब किया है, क्योंकि एक बार हम डॉग को फोर्स कर लेते हैं तो हम हाईएस्ट लेवल लाइफ फॉर्म्स आराम से बन जाते हैं। मतलब किसी बंदे ने ह्यूमन लेवल डॉज को कॉम्प्रीहेंड नहीं किया तो वो हाईएस्ट लेवल पावर्स को नहीं अचीव कर पाया, लेकिन जब कोई बंदा ह्यूमन लेवल डॉज को अचीव करता है तो सीधे इमॉर्टल बन जाता है। और किसी ने बंदे ने 2 हाईएस्ट लेवल ह्यूमन लेवल डॉज को कॉम्प्रीहेंड कर दिया तो इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस के पाइनिकल पावर्स पे चला जाएगा। जैसे आपने लॉर्ड जिंगमैन को ही देख लो, उसने भी 2 हाईएस्ट लेवल ह्यूमन लेवल डॉज को कॉम्प्रीहेंड कर रखा, तो वो भी पाइनिकल में चला गया है अपने इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस में। जो प्रैक्टिशनर्स बॉटम से स्टेप टू स्टेप चलते हैं वो भी इस पे जा सकते हैं, जिसके साथ ऐसे ही और सारी चीज़ें होने लगती हैं। और हमें ये भी बताया जाता है कि हाईएस्ट लेवल प्रैक्टिशनर्स सारी ह्यूमन एंसेस्टर्स को सप्रेस कर सकते हैं। मतलब देखो, यहाँ पे एक और चीज़ बताई जाती है कि हो सकता है कि यहाँ पे आगे चलकर एक और रेलम मौजूद हो, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन में ऐसी वर्ड लिखी हुई है, ऐसी लाइन लिखी हुई है कि एक हाईएस्ट लेवल प्रैक्टिशनर्स वो सारे ह्यूमन एंसेस्टर्स को सप्रेस कर रख सकते हैं।
हैं, मतलब अकेला कोई बंदा अभी तक इतना काबिल नहीं हुआ कि वो सारी ह्यूमन एंसेस्टर्स को सप्रेस करके रख दे। लेकिन जब कोई बंदा इतना पावरफुल हो जाए कि वो हाईएस्ट सारे ह्यूमन एंसेस्टर्स को सप्रेस कर दे, इसका मतलब यही हुआ कि वो बंदा नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। वहीं पे हमें ये भी बताया जाता है वहाँ पे कि कैसे प्रैक्टिशनर्स और इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस के जो ह्यूमन एंसेस्टर्स है वो अलग अलग कैसे हैं। ये भी बताया जाता है कि लॉर्ड जिंगमैंग और सांजुओ का ही केस ले लो, दोनों की कॉम्बैट पावर्स कंपैरेबल मानी जाती हैं, जहाँ पे सांजुओ डिस्ट्रक्शंस और एनिलेशंस में काफ़ी अच्छी खासी है। वहीं पे लॉर्ड जिंगमिंग की बात करें तो इस बंदे के पास पास्ट को, प्रेजेंट को, फ्यूचर को ऑब्जर्व करने की पावर्स होती है। ये स्पेस एंड टाइम को कंट्रोल कर सकता है और ये मल्टीपल डायमेंशंस तक को जोड़ सकता है। मतलब अपने लॉर्ड जिंगमैंग की पावर अपने डॉक्टर स्ट्रेंज की जैसी होती है, जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज तो कमज़ोर होता है, वो कॉमिक की बात अलग है, कॉमिक में तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल, और कहीं ना कहीं लॉर्ड जिंग अपने कॉमिक वाले सुप्रीम स्ट्रेंथ की पावर्स का रिजेंबल किया करते हैं। अब इसी वजह से लॉर्ड जिंगमैंग यहाँ पे सांजू से काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर हो जाते हैं। वो सांजू से एक तरीके से पावरफुल कहलाएंगे, भले ही सांजू के पास डिस्ट्रक्टिव पावर्स हो। और यहाँ पे एक और मिस्ट्रीज यहाँ पे सॉल्व होने वाली, मतलब थोड़ी कंक्लूजन में होगी, पूरी तरह से कंफर्म नहीं होगी, लेकिन फिर भी लू फेंग खुद से सॉल्व करेगा। इसके साथ यहाँ पे लू फेंग स्माइल के साथ कहता है कि ये माउंटेन ऑफ डिस्ट्रक्शंस ये मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि मैं प्रैक्टिशनर लॉर्ड इसके मास्टर बनने का वर्दी हूँ। मतलब देख रहे हो लू फेंग की लक कितनी अच्छी है। लू फेंग की लक शुरुआत से ही अच्छी थी। जब लू फेंग कमजोर था तो उसी वक्त लू फेंग के पास स्टार टावर आ चुकी थी, जो कि यार इतनी पावरफुल वेपन से, और यहाँ पर लू फेंग को अब एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस का मास्टर बनने का मौका दिया जा रहा है। और यार इसका सिर्फ थोड़े से पावर से ही लोग इतने पावरफुल हो जाते हैं, तो समझो लू फेंग जब इसका मास्टर बन जाएगा तो इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर्स कितनी भयंकर हो जाएगी। इसके साथ यहाँ पे लू फेंग उसको एक्सप्लोर करना शुरू करता है ताकि वो देख सके कि माउंटेन ऑफ डिस्ट्रक्शंस में और क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। वो इसको अच्छे से खंगालना चाहता था, जिसके साथ लू फेंग एक सेफ डिस्टेंस बनाकर उन 7 स्कल्पचर्स से दूर होकर उन सभी को एक्सप्लोर करना शुरू करता है। लू फेंग उनसे सेफ डिस्टेंस बनाएगा तो वो ट्रिगर नहीं होंगे। इसके साथ लू फेंग उन सबको देखते हुए ये कहता है कि माउंटेन ऑफ डिस्ट्रक्शंस तो कुछ वेपन्स को नेचर कर रखा है। लू फेंग उन स्कल्पचर्स के अराउंड घूमता है तो उसे उस माउंटेन्स के पास जाने का मौका मिलता है, जहाँ पे वो देखता कि कैसे उन पहाड़ों के नीचे ही उन वेपन्स की खदान लगी हुई है। खदान तो नहीं कह सकते हो, जैसे कि पेड़ उगे हुए होते हैं वैसे ही वेपन्स उगे हुए होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। लू फेंग उन्हीं सबको देख रहा होता है। अब यहाँ पर लू फेंग उसके और भी नज़दीक जाने लगता है, जहाँ पर उसे और भी अच्छे से सारी चीज़ें देखने लगते हैं। वहाँ पर लू फेंग को एंशिएंट ट्रीज भी देखने लगती है। और फाइनली लू फेंग माउंटेन ऑफ डिस्ट्रक्शंस के बेस पे आके खड़ा हो जाता है, जहाँ पे लू फेंग कहता है कि अभी के फिलहाल मेरी जो करंट लेवल है तो उससे मुझे यहाँ पे भागने या फिर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लू फेंग वहाँ पे उन एसेंस को महसूस कर पाता जो कि डिस्ट्रक्शन से निकल रही होती है और ये ब्लैक मिस्ट कंडेंस हो रही होती है। अब लू फेंग इमॉर्टल बंदा था तो लू फेंग यहाँ पे कुछ भी कर गुजरने को तैयार था, क्योंकि लू फेंग को एक चीज़ अच्छे से पता था कि वो मर नहीं सकता है। लू फेंग इमॉर्टल है, ये कुछ नहीं उसका बिगाड़ सकता, भले इसकी क्लोन डिस्ट्रॉय हो जाए लेकिन फिर से ये अपने बॉडीज को रीग्रो कर सकता है। इसलिए लू फेंग यहाँ पे कुछ भी करने को तैयार था और वो उसी माउंटेन के पास चला जाता है। वहाँ पर लू फेंग जाता है, माउंटेन ऑफ डिस्ट्रक्शंस के बेड रॉक होता है ना, उसको जाके टच करता है। वहाँ पे आवाज़ आती है जो कि लू फेंग के टच करने की वजह से होती है। अब लू फेंग जैसे ही उस पहाड़ के साथ अपने हाथ को छूता है, वहाँ पे लू फेंग के अंदर कह सकते हो कि एक अलग ही मेमोरी चली जाती है। लू फेंग के अंदर एक आईसी किलिंग इंटेंट जाना शुरू हो जाती है, जो कि उसके माइंड और कॉन्शियसनेस के अंदर भेजना शुरू करती है। लेकिन लू फेंग की जो मेंटल फोर्टिट्यूड थी वो तो हम शुरुआत से ही जानते कि वो कितनी ज़्यादा पावरफुल थी। लू फेंग भले ही कमजोर हो लेकिन उसकी सोल पावर्स वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। इसी वजह से लू फेंग ने अपने मेंटल पावर्स को काफ़ी स्ट्रांग बना रखा था, यहाँ तक कि निर्वाणा ह्यूमन एंसेस्टर्स और साथ में उसके एलाइज एक साथ मिलकर अपने लू फेंग पे सोल अटैक किए थे, लेकिन फिर भी वो लू फेंग को हिला तक नहीं पाए हुए होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर भी लू फेंग पे जब आईसी किलिंग इंटेंट से अटैक होता है तो वो उसकी कॉन्शियसनेस को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन लू फेंग बड़ी आराम से उसको विद स्टैंड कर लेता है। और एक झटके में लू फेंग वहाँ पे सेंस करता है कि कैसे उसके मन के अंदर किलिंग इंटेंट और नफरत की भावना आना शुरू हो चुकी है। लू फेंग की आंखों के सामने
काउंटलेस सीन्स आना शुरू हो जाते हैं जो कि सिर्फ स्लाउटर के होते हैं। स्लाउटर मतलब कत्लेआम के सीन्स लू फेंग के आंखों के सामने दिखना शुरू हो जाते हैं। ये सीन बहुत ही भयानक होते हैं, सिर्फ डिस्ट्रक्शन से डिस्ट्रक्शन होती है। और ये सीन इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस के जितने भी हिस्ट्रीज थे शुरुआत से लेकर अंत तक, वहां तक के सीन्स होते हैं जहां पर कत्लेआम मची हुई थी। लू फेंग उन सबको देख पा रहा होता है। इसमें सिर्फ कत्लेआम ही नहीं थी, यहाँ पे हेट्रेड ही नहीं था, सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं था, बल्कि इसमें प्यार था, गुस्सा था, हेट्रेड था, पैशन था, वेंजेंस था, बदला था, मतलब सारी चीजें मौजूद होती है। लू फेंग की आंखों के सामने पूरी की पूरी हिस्ट्रीज दिखना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे ये समझ लो तो लू फेंग के माइंड को यहाँ पे करप्ट करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा क्यों, तो यहाँ पर भी समझ जा रही है क्योंकि सभी चीजें दिखाई जा रही है, लेकिन यहाँ पे मेन डिस्ट्रक्शंस पे फोकस किया जा रहा होता है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कैसे लू फेंग के सामने वो सारे सीन्स आना शुरू हो जाते हैं। तो लू फेंग उन सारे इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के सीन्स को देखना शुरू करता है। लू फेंग के हमें ये भी चीज बताया जाता है कि यहाँ पर जितने भी इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स होते हैं ना, उनके अंदर थोड़ी बहुत इमोशंस होती है, मतलब उतनी ज़्यादा नहीं जितनी ह्यूमंस में होती है, जितने प्रैक्टिसर्स में होते हैं, लेकिन फिर भी इनमें थोड़ी बहुत होती हैं। ऑफ कोर्स जो ज़्यादा इमोशंस होते हैं ना, वो ऑरिजिन वर्ल्ड्स के बीइंग्स में होती हैं, उनमें ज़्यादा इमोशंस होती हैं। हर एक ऑरिजिन वर्ल्ड्स के अंदर काउंटलेस लाइफ फॉर्म्स होते हैं जिसके अंदर बीइंग्स रहा करते हैं जो कि इनलेस कैलेमिटी से सह चुके होते हैं। और यहाँ पे लू फेंग के सामने वही सारे नज़ारे दिखाए जा रहे होते हैं कि कैसे इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शंस ने सारे ह्यूमंस को मार डाला होता है। वहाँ पे हमें एक प्रैक्टिशनर को भी दिखाया जाता है। अब ये मत भूलना कि ये सारे लू फेंग के माइंड के अंदर चल रहा है, तो कोई कंफ्यूज मत होना, ये बस हिस्ट्री है। वहाँ पर लू फेंग के माइंड के अंदर एक और सीन आता है जहाँ पे एक प्रैक्टिशनर होता है जो कि महज एक वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसका घर तबाह हो चुका होता है, उसकी फैमिली मारी जा चुकी होती है, उसका पूरा का पूरा दुनिया तबाह हो चुका था। और वहाँ पर वो बंदा इतना गुस्सा होता है कि वो वहाँ पर एक ह्यूमन इंचेस्टर से फाइट करने के लिए चला जाता है। लेकिन एक वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म तो एक वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म ही होगा, आखिरकार वो ह्यूमन इंचेस्टर्स का क्या ही बिगाड़ सकता है, वो उससे अकेले ही फाइट करने चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ का जो ह्यूमन इंचेस्टर होता है वो गुस्से में कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने ब्लेड को मेरे सामने उठाकर रख सको, तुम तो सच में काफ़ी साहसी हो। और वहाँ पर बस अपने मेयर ब्लेड से उस वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म को मार डालता है। मतलब ये वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म प्रैक्टिशनर्स इतने ज़्यादा कमज़ोर होते हैं एक एंचेस्टर्स के सामने, ऑफ कोर्स वो सारे भी अपने लू फेंग के सामने इतने ही कमज़ोर होंगे। अब यहाँ पे हमें प्रैक्टिशनल फैक्शंस वाले जो बंदा होता है जो मरने से पहले बस इतना ही कहता कि आखिर हम लोग क्यों नहीं रेसिस्ट कर सकते, आखिरकार हम अपनी मौत का ही क्यों इंतजार करते रह जाए। और वो वहाँ पे ये शब्द कहते हुए अपना दम तोड़ देता और वहाँ पे वो गायब हो जाता है क्योंकि ख़त्म हो चुका था। जिसके साथ यहाँ पे यही चीज़ें चलने लगते हैं और वहाँ पर ये लू फेंग के सामने सारी हेट्रेड वाली सीन आ रही होती है, उनके प्रति प्यार की, कैसे उसने अपने फैमिली को खोया होता है, उसका दुख सभी लू फेंग के मार्ड्स में आने लगती हैं। अब इस मोमेंट में हमें सीन चेंज कर लू फेंग को भी दिखाया जाता है कि लू फेंग के अंदर यही नहीं बल्कि काउंटलेस ऐसे किलिंग इंटेंट वाले सीन्स और ऐसे ही भयंकर सीन्स आना शुरू हो चुके होते हैं। लगभग 30% इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के होते हैं, वहीं पे 70% अपने प्रैक्टिशनल फैक्शंस के ही होते हैं। अब देखो इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस के अंदर इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स मौजूद थे और प्रैक्टिशनल फैक्शंस अलग है, लेकिन फिर भी इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस में जो इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स है वो भी प्रैक्टिशनर्स के जैसे ही अलग दुनिया में रहते हैं, उनका भी अपना किस्मत होता है और यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट ही सर्वाइव किया करते हैं, तो उन सब का भी अपना दुख दर्द पीड़ा होता है प्रैक्टिशनर्स के जैसे। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा दुख अपने प्रैक्टिशनर्स को होता है और यही नफरत अपने लू फेंग को दिखाई जा रही होती है। वहाँ पर लू फेंग के अंदर नफरत की भावना भरने लगती है, जिसके साथ वहाँ पर ऐसे चलने लगते हो, कह सकते हो तो यहाँ पर यही बकवास लिखी हुई होती पूरी की पैराग्राफ में जो कि नफरत की होती है। इसको स्किप करता हूँ, बस वही छोटी मोटी कहानियाँ होती हैं जिसके साथ लू फेंग का सीन दिखाया जाता है जिसके मन में वो सारे किलिंग इंटेंट आ रहे होते हैं और लू फेंग उन सभी को अविड स्टैंड कर लेता है, सह लेता है, क्योंकि यहाँ पर लू फेंग ये सब पहले ही सह चुका था, ये सब पहले लू फेंग ने देख रखे होते हैं। लू फेंग ने पहले भी जान रखे थे कैसे काउंटलेस ऑरिजिन वर्ड्स की ऐसी ही किस्मत होती है। यहाँ पर प्रैक्टिशनल लॉर्ड्स सबको नहीं बचा सकते हैं और यहाँ पर लू फेंग ने देख भी रखा था लेकिन अपनी आंखों से नहीं, और यहाँ पे फाइनली लू फेंग अपनी आंखों से उन सभी को देख पाता और उनके दुख दर्द को अपनी
इमोशंस के साथ फील कर पा रहा होता है और ये लू फेंग के लिए बहुत भयंकर होती है। मतलब एक लॉर्ड होने के बावजूद लू फेंग पे ये गहरा सदमा देने लायक था और लू फेंग पे ये सदमा लगता भी होता है क्योंकि लू फेंग की हम आंखों में किलिंग इंटेंट साफ देख पा रहे होते हैं जो कि इस इल्यूजन से लू फेंग को दिखे होता है। असल में ये इल्यूजन नहीं था बल्कि ये रियलिटी होती जो कि पूरी की पूरी हिस्ट्री में अभी तक जो हो चुकी थी लू फेंग को दिखाई जा रही होती है। वैसा इसलिए क्योंकि जो एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शन से लू फेंग उसका मास्टर बनने वाला है तो इसमें क्या जरूरी है, इसमें जरूरी है आपका डिस्ट्रक्शंस करने की कैपेबिलिटीज। और लू फेंग को जब तक करप्ट ना किया जाएगा तब तक लू फेंग सिर्फ डिस्ट्रक्शन पे फोकस नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ पर वो ऐसा कोशिश कर रहा है। लेकिन हमें पता है कि लू फेंग डिस्ट्रक्शंस पे ज़्यादा रिलाई नहीं करेगा, वो सिर्फ अपनी पावर्स को शोकेस करने के लिए अच्छे कामों के लिए यूज़ करेगा। अब यहाँ पे लू फेंग इन सब के बारे में सोचने लगता है और वहाँ पर क्या सकते हो कि फिर से इनेट लाइफ फॉर्म फैक्शंस, हाई स्पीड फैक्शंस, नंबरस फैक्शंस, इन सभी के बारे में बताया जाता है कि कैसे इन सभी को इतना ज़्यादा जुल्म उठाना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग वीक को मारा करते हैं। और लू फेंग कहता है कि अगर 8 लॉर्ड्स मिलकर सारे ऑरिजिन वर्ल्ड्स को प्रोटेक्ट करने जाएंगे तो यार हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी ही हम इतना कुछ नहीं कर पाए तो आगे क्या ही कर सकता है। लू फेंग ये चीज़ अच्छे से जानता होता है। लू फेंग ये भी अच्छे से जानता था कि जब मौका आएगा तो यहाँ पर वो सारे ऑरिजिन वर्ल्ड्स को प्रोटेक्ट करेंगे ही, लेकिन ऐसा तभी होगा जब हम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होंगे, वरना यहाँ पर तो अपने 3600 वर्ल्ड क्लस्टर्स को भी बचाने में काफ़ी मुश्किल आ रही है, वो सब इसको भी नहीं छोड़ने वाले हैं और यही सब चीज़ें चल रही होती हैं। इसके साथ लू फेंग उस माउंटेन ऑफ डिस्ट्रक्शंस को फिर से छूटते हुए कहता है कि जैसा ब्रदर युवान ने कहा था कि हमारे प्रैक्टिशनर फैक्शंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वहाँ पर ये सभी चीज़ें फिर से सीन रिपीट्स होना शुरू हो जाती हैं। लू फेंग के मन में किलिंग इंटेंट, हैट्रेड वो सभी भरना शुरू हो जाती हैं क्योंकि लू फेंग ने इन सभी को अपनी आंखों से देखा था तो कहीं ना कहीं उसके दिल में खुजली होने लगी थी उन सब बंदों को मारने के लिए। जिसके साथ लू फेंग फिर से उसको छूने लगता है, बार बार उसको छूटा ताकि उसको और सारी इन्फॉर्मेशंस मिल सके। मतलब लू फेंग को कई सारी इन्फॉर्मेशंस मिल रही होती है और साथ में लू फेंग को यहाँ पे और भी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं कि यहाँ पर कैसे माउंटेन ऑफ डिस्ट्रक्शंस के अंदर एक प्रीशियस फ्रूट है जिसका नाम है डिस्ट्रक्शंस फ्रूट और ये सारे डिस्ट्रक्शन फ्रूट्स एक ह्यूमन एंसेस्टर्स के लाइफ कोर को डॉ ऑफ डिस्ट्रक्शंस की तरफ ले जा सकता है, उसको गाइड कर सकता है। और वहाँ पे ये भी होता है कि जब कोई बंदा एक स्कल्पचर्स को हराता है तो उस बंदे को डिस्ट्रक्शंस फ्रूट मिलती है, लेकिन सिर्फ एक ही। जितना ज़्यादा आप स्कल्पचर्स को हटाओगे उतना ही ज़्यादा आपको डिस्ट्रक्शंस फ्रूट मिल जाएगी और यहाँ पर आप अपने उस डिस्ट्रक्शन फ्रूट्स को यूज़ करके लाइफ कोर को इन्हांस कर सकते हो। और यहाँ पर एक और चीज़ बताई जाती है कि ये फ्रूट्स इन माउंटेन ऑफ डिस्ट्रक्शन से खुद ही न्यूचर की जाती है। मतलब ये माउंटेन ऑफ डिस्ट्रक्शन खुद ही न्यूचर करता है। मतलब ये हुआ कि लू फेंग अगर इसका मास्टर बन गया तो वो बड़े आराम से यहाँ पे बाग में आएगा, तोड़ के खाएगा और साथ में प्रैक्टिशनर लॉर्ड्स को भी खिलाएगा। क्या ऐसा सच में मुमकिन है? क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना तो प्रैक्टिशनर लॉर्ड सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, लेकिन ये तो बात की बात है जो कि देखने को मिलेगी ही। इसके साथ लू फेंग उन सबको देखने लगता है, लू फेंग उन सब इंफॉर्मेशन को देखने लगता है। ये भी पता चलता है कि लू फेंग को अभी एक क्लेम लेने बाकी है, जो एक डिस्ट्रक्शन फ्रूट्स को ले सकता है क्योंकि वो एक को हरा चुका है। अब यहाँ पे लू फेंग के पास एक रास्ता होता है कि वो डिस्ट्रक्शंस फ्रूट ले सकता है या फिर किसी एक ट्रेजर्स को एक्सचेंज कर सकता है। जितना ज़्यादा मतलब एक सिंगल फ्रूट से आप एक ट्रेजर को ऑब्टेन कर सकते हो और यहाँ पर जो ट्रेजर्स होंगे वो किसी वर्ल्ड सॉवरिंग ब्लेड से काउंटेज टाइम ज़्यादा वैल्यूबल होंगे। आफ्टर ऑल यहाँ पर ये भी होता है कि यहाँ पर कई सारे वेपन्स और ट्रेस मौजूद थी जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे और बैटल आर्मर यहीं से मौजूद थी। इसके साथ वहाँ पर लू फेंग देखना शुरू करता है और लू फेंग वहाँ आर्मर जैसे वेपन्स को देखता है। वहां पर कहता है कि एक डिस्ट्रक्शन फ्रूट्स एक को लेने को चूज करता है। मतलब टोटल 3000 ट्रेजर्स थे जिनमें से कोई एक आप ले सकते हो और वहां पर एक ऐसा बैटल आर्मर भी होता है जो कि कैफ्यूजी के जैसा ही होता है, जिसको देखकर लू फेंग सोचते हुए कहता है कि कैफ्यूजी जरूर माउंटेन ऑफ डिस्ट्रक्शंस में आया होगा उन 3 बंदों में से एक, जिसमें एक तो लू फेंग था, एक लू फेंग अंदाजा लगाता कि कैफ्यूजी ही इसी में से आया होगा। उस बंदे ने अपने डिस्ट्रक्शन फ्रूट को कंज्यूम नहीं किया बल्कि उसने जरूर आर्मर को एक्सचेंज कर लिया होगा। लू फेंग इन सब के बारे में सोचता है ऐसा हो भी सकता है कि उसने यहाँ पे एक्सचेंज किया होगा। अब यहाँ पे लाइफ को लैक करना, तो यहाँ पे कई सारे बंदे अपनी लाइफ कोर को उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं बनाना चाहते, मतलब कि उनकी
उनकी लाइफ को ऑलरेडी उतनी पावरफुल होती है। तो यहाँ पर ये सब वो एक बैटल मार में कोई एक्सचेंज कर लेंगे। तो लू फेंग भी इन सब के बारे में सोचने लगता क्या था, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं, जितना ज़्यादा मैं स्कल्पचर्स को डिफीट करूँगा उतने ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फ्रूट्स मेरे पास होंगे और उतने ही अच्छे मैं टॉयज़ को एक्वायर कर सकता हूँ। हो सकता है कि आगे चलकर और भी अच्छे वेपन्स या फिर कुछ ट्रेजर्स अनलॉक हो जाए। जिसके साथ लू फेंग वहाँ पर सेंस करता कि कैसे एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस उसे अभी भी गाइड कर रही हैं ताकि वो डॉ ऑफ डिस्ट्रक्शंस का एक ट्रूली सुप्रीम बेइंग्स बन सके। और लू फेंग उन सबको देखना शुरू करता है और वहाँ पे अपने डॉ ऑफ डिस्ट्रक्शंस को और भी पावरफुल बनाना शुरू करता है। लू फेंग यहाँ पे ये भी डिस्यूट करता है कि यहाँ पे जो क्लूज मुझे मिल रहे हैं तो 3 बेंग्स में से वहाँ पर एक तो मैं हो सकता हूँ कैफ्यूजी और तीसरी कोई और नई सांजियो हो सकती है, क्योंकि यही मोस्ट लाइकली सिनेरियो होता है। सांजियो के पास अपनी 2 हाईएस्ट लेवल पावर्स होती हैं जिनमें उसकी जो डिस्ट्रक्टिव फोर्स होती है वो अपनी सेकंड हाईएस्ट लेवल पावर से मतलब फर्स्ट हाईएस्ट लेवल पावर से काफ़ी ज़्यादा होती है, इतनी कि वो इन्फिनाइट सर्पेंट हिनवान एंसेस्टर और बिग फैंग हिनवान एंसेस्टर से भी काफ़ी पावर होती है। और इस बंदी ने तो 27th लेवल ऑफ एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस को भी ऑक्यूपाई कर रखा है। और लू फेंग यहाँ पे सस्पेक्ट करता है कि सांजू यहाँ पे आ चुकी है और परहैप्स उसने कोई ट्रेजर्स नहीं बल्कि एक डिस्ट्रक्शन फ्रूट को कंज्यूम किया होगा, तभी उसकी पावर्स इतनी ज़्यादा, वरना उसकी हाईएस्ट लेवल पावर्स इतनी अच्छे से कंबाइन नहीं हो सकती क्योंकि एक कुछ ज़्यादा ही भयंकर टाइप की होती है, मतलब दोनों डिस्ट्रक्टिव टाइप की ही पावर होती हैं। अब यहाँ पे लू फेंग कहता है कि माउंटेन ऑफ डिस्ट्रक्शन तो सच में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी वाली जगह है, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ हिनवान एंसेस्टर्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, प्रैक्टिशनर्स के लिए भी थी लेकिन उतनी नहीं, लेकिन लू फेंग के लिए अच्छी थी कि वो यहाँ का मास्टर बन सकता था। अब यहाँ पे लू फेंग को 3 एडवांटेज मिलने वाले थे। पहला, लू फेंग यहाँ के मिस्ट्रीज ऑफ डिस्ट्रक्शन को कॉम्प्रिहेंड कर सकता था। सेकेंड, वो यहाँ के डिस्ट्रक्शन फ्रूट्स को भी वेपन्स और टॉयज के साथ एक्सचेंज कर सकता था। और थर्ड, यहाँ पर 7 स्कल्पचर्स को हराकर वो एक अच्छा ओपोनेंट की तरह यूज कर सकता था, उनसे फाइट कर सकता था, क्योंकि अपना लू फेंग वॉर पगलू होता है। अब यहाँ पे लू फेंग ये सोचने लगता कि अगर वो इन सभी को हरा दे तो यहाँ पर तो हाईएस्ट लेवल मिस्टीरियस लैंड के ऊपर भी कंट्रोल पा सकता है। तो लू फेंग यहाँ डिसाइड करता कि चलो मैं सेकंड स्कल्पचर्स पे जाता हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि उसकी पावर्स क्या है। फर्स्ट स्कल्पचर्स के पास तो ऑलरेडी इन्फिनाइट इन स्पेस के टॉप 20 की पावर्स थी, उसकी स्ट्रेंथ थी, तो चलो देखते हैं कि सेकंड स्कल्पचर्स की पावर्स कितनी होगी। अब लू फेंग पहले तो पूरी तरह अच्छे से एक्सप्लोर कर लेता है, उसे पता चलता है कि अब कुछ भी एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है, तो वो वहाँ पे सेकंड की तरफ जाते लगता है। वहाँ पर उसे ऐसे ही पास आता है तो फ्लेम बर्ड स्कल्पचर्स होता है वो तो मोशनलेस होता है क्योंकि लू फेंग ने उसको हरा रखा था, लेकिन जैसे लू फेंग सेकंड के पास जाता है तो जो 9 हेडेड सर्पेंट स्कल्पचर्स था वो धीरे धीरे अवेकन हो जाता है। वो जल्दी ही करके वो अवेक हो जाता है और 9 हेडेड सर्पेंट पूरी तरह से अपने साइज को भी बढ़ाना शुरू करता है। ब्लिंक ऑफ आई में उसकी बॉडी पूरे के पूरे माउंटेन ऑफ डिस्ट्रक्शंस को घेर लेती, वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती, वो भी लू फेंग की तरफ घूर कर देखना शुरू हो जाती है। मतलब यहाँ पे कह सकते हो अब लू फेंग नेक्स्ट एपिसोड में उससे फाइट करने वाला है। अब यहाँ पे उसकी जो प्रेजेंसी होती है ना वो इन्फिनाइट सर्पेंट एंसेस्टर से सरपास कर चुकी होती है, उसकी पावर्स इन्फिनाइट ह्यूमन सर्पेंट एंसेस्टर्स को भी सरपास कर चुकी है, जिसको देख कर लू फेंग कहता है कि ये सेकेंड ही इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या यहाँ पे कैफ्यूजिन सिंगल स्कल्पचर्स को ही हरा पाया था, क्योंकि लू फेंग ने ये अंदाज़ा लगा लिया कि कैफ्यूजी सेकंड को तो हरा सकता नहीं। और इस मोमेंट पे लू फेंग रियलाइज कर लेता कि जितना उसने इस मिशन को आसान समझा था वो है नहीं, और हमें भी पता चलता कि यार इतना भी आसान थोड़ने वाला है, यहाँ पे सेकंड ही इतना मुश्किल आ चुका है, तो सोचो थर्ड कितना हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।